इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ वॉइस फॉर वॉइसलेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के बहुत ही लोकप्रिय, यशस्वी, बहुत ही काबिल डॉक्टर अनूप कुमार गुप्ता जी के साथ, जो कि HOD हैं और प्रोफेसर हैं। ये MBBS, MS, MCH गोल्ड मेडलिस्ट हैं। गोल्ड इन्हें कई बार मिला है, गोल्ड से इन्हें बहुत प्यार है। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि इनका जो बायोडाटा है वो तो 100 पन्नों का है, और उस पर अगर हम विचार करेंगे, उसको सुनेंगे तो प्रोग्राम पूरा कम पड़ जाएगा। इसलिए इनकी थोड़ी तारीफ़ करती हूँ कि इन्होंने 100 पेपर्स लिखे हैं जो कि नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में छपे हैं। आपका जीवन बहुत ही उपलब्धियों से भरा है, बहुत ही लॉरेल्स है, बहुत सम्मान है, और बहुत यंग हैं, ये बहुत डायनामिक हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट के समितियां हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, भविष्य की उनकी योजनाएं हैं। और कोरोना काल में जिस तरह से सब ने देखा कि मेडिकल फ्रेटर्निटी ने कैसे जी जान से लोगों के जीवन की रक्षा की है और अपने जान की भी आहुतियाँ दी हैं। शायद बहुत ही काबिल 1200 से 1500 डॉक्टर्स ने जान भी गंवाई है। तो ऐसे वातावरण में इन्होंने बहुत ही अपने जो अनुभवी इनके जो विचार थे वो सरकार को दिए, और सरकार उन पर विचार कर रही है। आज हम यहाँ पर जो ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग में है पेशेंट्स, वो कौन सी प्रक्रिया, कौन सी टेक्निक से ट्रांसप्लांट कराएं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज जो किडनी की बीमारी है वो घर घर में फैल गई है। तो कैसे इससे बचा जाए, क्या किया जाए, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम रूबरू हैं डॉक्टर अनूप कुमार गुप्ता जी के साथ, और उनके बारे में आगे भी आपको बताएंगे। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वेब चैनल में। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि अनुमानतः देश में कितने किडनी पेशेंट्स? देश में हर साल 2 लाख पेशेंट किडनी फेलियर के लास्ट स्टेज में जुड़ जाते हैं, यानी कि इसको CKD स्टेज 5 हम बोलते हैं, जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। हर साल 2 लाख लोग उसमें लिस्ट में जुड़ जाते हैं जी। और हम सिर्फ 10,000 लोगों का ही ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर साल 1,90,000 पेशेंट उस लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए ये जो गैप है बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, ये बहुत बढ़ता जा रहा है भारतवर्ष में, और ये बहुत ही चिंता का विषय है। जी डॉक्टर साहब, मैं इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ जो कि हज़ारों लोगों के दिल की बात है कि क्या आर्टिफिशियल किडनी जल्दी आने वाली है या इसमें इंतज़ार है? देखिए, आर्टिफिशियल किडनी एक टिश्यू इंजीनियरिंग जो स्पेशलिटी है उसके अंतर्गत इस पर काम चल रहा है अमेरिका में, और इसमें डॉक्टर एंथनी अटाला हैं जो इसमें पायनियर माने जाते हैं। लेकिन अभी इस पे जो काम है वो बहुत ही इनिशियल फेज़ में ही हुआ है, और अभी हम उसको ये नहीं कह सकते कि क्लिनिकल यूज़ में बहुत जल्दी आने वाला है, इसमें समय लगेगा। लेकिन उन्होंने कुछ एनिमल्स के ऊपर रिसर्च किया है और उसमें देखा गया है कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं उस आर्टिफिशियल किडनी के, जिसमें वो स्टेम सेल्स निकालते हैं किडनी के, उसको फिर वो रीजनरेट करते हैं बाहर, और फिर उसको एक तरह का किडनी के रूप में, एक आर्टिफिशियल किडनी के रूप में उसको डेवलप कर लेते हैं। तो यानी कि अगर हमारे पास ऑर्गन नहीं है तो हम इस तरह की पद्धति से आर्टिफिशियल किडनी यूज़ कर सकते हैं और उसको हम पेशेंट के अंदर लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा विचार है, लेकिन अभी इसमें काम होना बहुत ज़रूरी है, और काम होगा अगले, मुझे लगता है 10 सालों में शायद हम उस स्टेज तक पहुंच जाएं कि हम क्लिनिकली इसको यूज़ कर पाएँ। तब हम ये जो गैप है बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई उसको पूरा कर पाएंगे। मतलब ये जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो किडनी, आर्टिफिशियल किडनी जानवरों के द्वारा प्राप्त करने की प्रक्रिया में भी काम कर रहे हैं।
देखिए जानवरों से जैसे सुअर का कुछ दिन पहले एक आया हाँ था। जी, देखिए ये एक बहुत सालों से कोशिश करती जा रही है, इसको हम जीनोग्राफ्ट बोलते हैं। जब हम एक एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र करते हैं कोई भी ऑर्गन, उसको जीनोग्राफ्ट बोलते हैं। इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं क्योंकि एक ह्यूमन की इम्यूनिटी और एक एनिमल की इम्यूनिटी बिल्कुल अलग होती है, इसलिए उसके रिजेक्शन के हाई बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए ज़्यादातर केसेस अभी तक 100 में से आई विल से 99.99% केसेस फेल हो गए हैं, क्योंकि जब भी वो लगाते हैं उसमें रिजेक्शन हो जाता है। इसीलिए अभी तक ये सफल नहीं हो पाया है। और ये अभी हाल ही में जो हमने न्यूज़ पढ़ी है, ये पहले भी आती रही हैं, बट ये कोई प्रमाणित ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए अभी इस पर हम ना बात करें तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं, सक्सेस कम है। इसलिए अभी हमें ध्यान देना चाहिए एलोग्राफ्ट, यानी कि जो ह्यूमन टू ह्यूमन ही ग्राफ्ट होता है, उसके अंदर ही हम ध्यान दें। और जैसे आपने अभी आर्टिफिशियल किडनी की बात की, वो एक बड़ा अच्छा एक हमारा रिसर्च का टॉपिक है। अगर वो हो जाता है तो मेरे को लगता है कि कई लोगों को उससे निजात मिल जाएगी। और यहाँ मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि लिविंग डोनर तो हर जगह किडनी ट्रांसप्लांट होता ही है। भारतवर्ष में बहुत ज़रूरत है डिजीज़ डोनर ट्रांसप्लांट करने की, जबकि जब आदमी ब्रेन डेड हो जाता है, उसके ऑर्गन्स को, उसकी कंसेंट, उनके रिश्तेदारी कंसेंट के लेकर हम एक आदमी 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है, जिसके लिए भारत सरकार बहुत तत्पर है। उन्होंने एक नोटो नाम की संस्था बनाई जो संविधान के अंदर ही है, जिसमें हम पिछले 8 सालों से यही काम कर रहे हैं कि ऑर्गन डोनेशन प्रमोशन का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी भारतवर्ष में पर मिलियन पॉपुलेशन में हमारा डोनेशन रेट 0.8 ही पहुंच पाया है, जो कि विकसित देशों में वो 32 सबसे ज़्यादा स्पेन में पाया जाता है। तो अब अगर हम इस रेट को 5 भी कर लें पर मिलियन, तो हम इस डिमांड को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, 5 अगर हो जाए 5%, अगर हम 5% मतलब कि एक मिलियन में 5 लोग अगर डोनेशन करने लग जाएं, तो भी हम इस जो हमारा डिमांड है 1,90,000 पर साल का, उसको हम गैप को भर सकते हैं। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में 2 से 2.5 लाख अनफॉर्चुनेटली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। वो सब पेशेंट्स एक पोटेंशियल ब्रेन डेथ पेशेंट्स होते हैं और वो पोटेंशियल डोनर्स हैं। अगर हम सभी अपने ऑर्गन डोनेट कर दें मृत्यु से पहले, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन डोनर कार्ड के थ्रू हम अपने ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, और सपोज़ मेरी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो मेरे ऑर्गन्स 8 लोगों को जीवन दान दे सकते हैं। ये हमें जगह जगह हर सोसाइटी में, हर मीडिया के थ्रू इसको एक अभियान की तरह चलाना चाहिए। और तभी भारतवर्ष से ये बीमारी जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो आप बात करें स्टेज 5, उसको हम ट्रीटमेंट जो है कर पाएंगे। नहीं तो ये बीमारी जिस तरह की बढ़ती जा रही है, लोगों की परेशानियां बढ़ती जाएंगी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि किडनी पेशेंट जिनकी किडनी फेल हो गई है और जिनके पास किडनी नहीं है, वो जितनी बेचैनी और परेशानी में दिन काटते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट को कोई ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए कि कोई स्वेच्छा से देना चाहे अपनी किडनी तो दे सके? ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो ट्रांसप्लांट का जो एक्ट होता है, ह्यूमन ट्रांसप्लांट ऑर्गन एक्ट 2000 अभी इसको 11 में मॉडिफाई किया था और 14 में इसके रिवाइज रूल्स आए थे। इसमें कई महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए। नंबर 1, अब ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर और ग्रैंड चिल्ड्रन, उनको उन्होंने फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में इंक्लूड कर लिया है। डैट मीन्स कि अभी तक लॉ के हिसाब से जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स थे वो थे हस्बैंड वाइफ, चिल्ड्रन, बहन भाई, माता पिता, इन्हीं को हम फर्स्ट डिग्री मानते थे। लेकिन इस दायरे को बढ़ाने के लिए उन्होंने ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन को भी इंक्लूड किया है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने स्वैप जो ट्रांसप्लांट होता है उसको भी मान्यता दे दी है। यानी कि स्वैप का मतलब होता है कि सपोज एक हमारे पास पेयर है हस्बैंड वाइफ का, जिनके आपस में ब्लड कंपेटिबिलिटी नहीं है जी, और एक दूसरा है उसमें भी आपस में कंपेटिबिलिटी नहीं है, बट अगर उनकी क्रॉस कंपेटिबिलिटी है तो हम उसको स्वैप कर सकते हैं, यानी कि एक्सचेंज कर सकते हैं। हस्बैंड, इसका हस्बैंड उसकी वाइफ को दे सकता है और वाइस वर्सा हो सकता है। तो ये भी सरकार ने ये प्रोविज़न उस लॉ में कर दिया है। नंबर 3, अब जो विदेशी लोग भी कई बार ट्रांसप्लांट कराने हमारे पास आते हैं, उसके लिए भी सरकार ने प्रोविज़न लॉ बना दिया है कि आप करा सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया उसकी पूरी स्ट्रिक्ट मानी जाएगी, सारे रूल्स फॉलो करने जाएंगे और उस रूल्स के अंतर्गत ही आप, तो इसलिए तरह ब्लैक मार्केटिंग ऑफ ऑर्गन्स, जो पहले जो एक डाउट रहता था कि ऑर्गन की ट्रैफिकिंग हो रही है, वो सब अब ख़त्म हो जाएगा अगर हम इस लॉ को बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो सरकार ने तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जैसे मैंने बताया सबसे इम्पॉर्टेंट काम है डिजीज़्ड ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करना। जब तक हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक हमारे लोग
अपने ऑर्गन्स को डोनेट स्वेच्छा से नहीं करेंगे डेथ के बाद, तब तक हम इस गैप को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो लिविंग डोनर्स होते हैं कितना भी हम कोशिश कर लें उस गैप को हम नहीं ब्रिज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो नेचुरल डेथ होती है उसके बाद भी डोनेशन हो सकता है? देखिए, जो डेथ होती है हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम डेथ। मान लीजिए कि जब हमारे ब्रेन ये वाला पार्ट हमारा डेड हो जाता है लेकिन हार्ट हमारा काम कर रहा है, अच्छा, तो उसको हम नॉर्मली बोलते हैं ब्रेन स्टेम डेथ। एक तरह का डेथ ही है लेकिन हार्ट हमारा चल रहा है जी। इसको बोलते हैं डोनेशन आफ्टर ब्रेन डेथ, DBD बोलते हैं। एक दूसरा कैटेगरी होता है डोनेशन आफ्टर कार्डियक डेथ, जब हमारा हार्ट भी स्टॉप हो जाता है, लेकिन उस केस में हम सिर्फ लिमिटेड ऑर्गन्स ही ले सकते हैं। तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम दोनों कंडीशंस में ऑर्गन ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट सिनेरियो होता है डोनेशन आफ्टर ब्रेन स्टेम डेथ, क्योंकि उसमें हमारे ज़्यादा ऑर्गन्स यूज़ हो सकते हैं। उसमें हार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लंग भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर देशों में डोनेशन आफ्टर ब्रेन स्टेम डेथ जो है सबसे मोस्ट कॉमन डिजीज ऑर्गन डोनेशन माना जाता है। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए कि आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई डेडिकेटेड कॉरिडोर होना चाहिए जहाँ ब्रेन डेड हुआ है, मतलब रोड एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ से लाने के लिए, और कुछ जगह जगह पे सेंटर्स होने चाहिए ताकि उन्हें इन्फॉर्म किया जा सके कि भाई ये केस हो गया, जिससे वो 4 घंटे के भीतर या 6 घंटे के भीतर ही उसको यूज़ में ले सकें, या इतनी अवेयरनेस हो, इतने सेंटर्स हों कि लोग, जो आज धार्मिक एक मान्यता रहती है कि हमको जलाना ही है या हमें दफनाना ही है, तो इस वाली जो ये आस्था और विश्वास की फीलिंग है, इससे ऊपर उठ के उनको ये लगे कि डोनेट करना ज़्यादा बड़ा धर्म है। बिल्कुल, देखिए आपने सही बोला। ये जो धार्मिक हमारी आस्था है, हर धर्म ये कहता है कि आप दूसरों की सेवा करें, दूसरों का अच्छा करने की कोशिश करें। कोई भी धर्म इसके विरुद्ध नहीं है। और इसीलिए जब हम एक इस तरह का कोई पैनल डिस्कशन करते हैं, हम सारे रिलीजियस गुरुज को बुलाते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है, और सभी रिलीजियस गुरुज आके ये बोलते हैं अपने कम्युनिटी लोगों को कि आप आगे आएँ और अपने ऑर्गन डोनेट करें, क्योंकि अंग दान से बड़ा दान इस दुनिया में हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आप एक इंसान मरने के बाद भी अमर हो जाता है और उसके ऑर्गन्स दूसरों में जीवंत रहते हैं। तो इसलिए कोई भी रिलीजन इसको मना नहीं करता है। ज़रूरत क्या है कि हमें एक सोशल रिवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है। सरकार अपना काम कर रही है, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब सोसाइटी उनके साथ जुड़ जाएगी और मीडिया जुड़ जाएगा, तो आप सही कह रहे हैं कि तब लोग अपने जो प्रियजन है, जो डेथ हो गई है, उनको जलाने या दफनाने के बजाय वो पहले ही उनके ऑर्गन डोनेशन करने के लिए अगर वो आगे आ जाएंगे, तो उनको हमेशा फ़क्र रहेगा कि मेरा जो प्रियजन गया है वो मरते मरते भी अमर हो गया है। तो आई थिंक उससे बड़ी तो उनके लिए अच्छी हो ही नहीं सकती कि जो डेथ हो गई है वो मरने के भी अमर हो गया। तो आई थिंक ये एक मैसेज अगर पूरी सोसाइटी में चला जाएगा तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन इसमें हमें सारी सोसाइटी के सेक्शंस का हेल्प चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे रिलीजियस लीडर्स हों, या कोई और NGOs हैं, मीडिया हैं, सभी लोगों को सरकार के आगे हेल्प देना पड़ेगा। जहाँ आपने एक सिस्टम की बात की, सरकार ने सिस्टम बना रखा है। अभी रोटो हम बात करते हैं, नोटो मैंने बताया था, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सफदरजंग में है। ये नोडल पूरा सेंटर है पूरी कंट्री का। ये इसका काम क्या है कि अगर कोई आदमी ब्रेन डेड हो गया है तो कैसे वो एक सिस्टम है कि हम उसको कहाँ उसको कंसेंट लेके, पेशेंट की कंसेंट दी जाती है उनके रिलेटिव्स के द्वारा, तब हम ब्रेन स्टेम डेथ को डिक्लेयर करते हैं। वो कहते हैं फर्स्ट अपनिया टेस्ट बोलते हैं, पहली बार टेस्ट करके बताते हैं कि हाँ ये पेशेंट ब्रेन डेड हो गया है। फिर 6 घंटे के बाद हम दोबारा टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि पेशेंट फिर से ब्रेन स्टेम डेथ है, यानी 2 बार कंफर्म जरूरी है। तब अगर उसके रिलेटिव्स रेडी होते हैं तब हम ऑर्गन रिट्रीवल की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसमें एक ऑनलाइन साइट बना रखी है, बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। जो भी सेंटर इसमें जो है जिसने अपना को रजिस्टर किया हुआ है उनकी लिस्ट उसमें ऑलरेडी होती है। तो सपोज़ एक अलर्ट आया कि यहाँ पर एक फ़लाना सेंटर में एक पेशेंट है जो ब्रेन स्टेम डेथ है और वो ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, तो तुरंत वो अलर्ट जो है वहाँ के, जैसे दिल्ली के लिए नोटो एक सारा काम कर रहा है, एक्टिंग लाइक अ रोटो, तो रोटो की तरह वो सारे ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उसके बाद वो एक प्रायोरिटी लिस्ट उन्होंने बना रखी है कि किस हॉस्पिटल को और किस क्राइटेरिया है कि हम किसको हम ऑर्गन एलोकेट करेंगे, तो एलोकेशन पॉलिसी बना रखी है। तो इसलिए इसमें पूरी प्रक्रिया में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती है, कोई मिसयूज़ नहीं हो सकता है, और ये प्रक्रिया सभी स्टेट्स में है। तो लॉ है, उसकी पॉलिसी है, सिर्फ हमें
आगे आके जो हमारी सोसाइटी है उनको आगे आके अपने ऑर्गन्स डोनेट करने चाहिए। तो जितना प्रोसेस आपने बोला ग्रीन कॉरिडोर, वो भी पूरी फैसिलिटी है। अगर ऐसा कहीं से अलर्ट आता है तो वहाँ के एरिया के SHO या DCP को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और वो वहाँ से ग्रीन कॉरिडोर बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत बार हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है, एक्सीडेंट्स में, NCR में भी हुआ है। अगर आप उनको इन्फॉर्म कर देते हैं तो पुलिस पूरा सहयोग करती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जो हेडक्वार्टर हैं उनके साथ भी हमारे कई प्रोग्राम्स हुए हैं ऑर्गन डोनेशन के ऊपर। वो पूरी तरह से इस महाअभियान में हमारे साथ हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जागरूकता की अभी भी कमी है, इसलिए हम लोग अभी भी अपने परिजनों को या दफना रहे हैं, जला रहे हैं, बजाय इनके कि अगर हम उनके ऑर्गन डोनेट कर दें। जैसे मैंने अपने ऑर्गन अब तो डोनेट कर चुका हूं मैं, मेरे पास कार्ड है, अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरे ऑर्गन्स डोनेट हो जाएंगे। ऐसे ही सभी को अपने अपने ऑर्गन्स डोनेट आपने कर दिए हैं? हाँ, मैंने अपने ऑर्गन्स आज से 10 साल पहले ही डोनेट कर रखे हैं और मेरा कार्ड हमेशा मेरे साथ रहता है। अगर मेरे साथ कुछ हादसा हो जाता है तो मेरे ऑर्गन्स मेरी फैमिली को भी पता है कि वो हमें डोनेट करने हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए कि ऐसा कहा जाता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव देती है, कोई प्रमोशनल बात करती है तो लोगों का ध्यान जाता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब सही समय है कि कोई बड़ी अथॉरिटी, हेल्थ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इस तरह की अपील करें जनता से कि भाई वो इस कार्य में आगे बढ़ के सहयोग करें? एक बात। और दूसरी बात ये कि कुछ उनको अलग से ट्रीट किया जाएगा, कुछ इस तरह का जिससे कि उनके दिल में ये आए कि मैं ये करूँगा तो ये कार्ड मुझे मिलेगा, या मेरी फैमिली इस तरह से अलग से गिनी जाएगी। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि अवेयरनेस फास्ट हो? देखिए, बिल्कुल जैसे आपने प्रधानमंत्री जी की बात बोली, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात में आज से करीबन 1.5 साल 2 साल पहले जिक्र किया था कि ऑर्गन डोनेशन एक बहुत ही अच्छी, एक आप कह सकते हैं आपके लाइफ में अगर आप कुछ कर सकते हैं, ऑर्गन डोनेशन एक है जिसको आपको करना चाहिए। और उन्होंने नोटो का नाम भी उसमें लिया था। उन लोगों से अपील की थी कि आप आगे आएँ और ऑर्गन डोनेशन को अपनाएं। और उस सर की उनकी अपील के बाद बहुत सारे हमारे पास डोनेशंस की रिक्वेस्ट आई थी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो तभी से ये प्रक्रिया शुरू कर रखी है। फिर हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर रहे, अभी डॉक्टर हर्षवर्धन थे और अब डॉक्टर हमारे मनसुख मांडविया जी हैं, ये भी लोग बहुत ही दिन रात फिर मेहनत कर रहे हैं कि किस तरह से ऑर्गन डोनेशन को हम आगे बढ़ा पाएँ। जहाँ आपने बोला इंसेंटिव वाइज करने के लिए, तो सफदरजंग अस्पताल ने ये एक पहल की थी आज से 2 साल पहले कि अगर कोई पेशेंट की फैमिली से डोनेशन हो रहा है तो हम उनकी फैमिली को एक डोनर कार्ड देते हैं। और उसके मतलब ये होता है अगर वो कार्ड लेके हमारे अस्पताल में आएगा, उसके सारे टेस्ट और ट्रीटमेंट में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, उसको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये हमारी पहल हुई थी, ये हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट और मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन के तहत हुई थी और वो अभी तक चल रही है। तो इस तरह के जो इंसेंटिवाइजेशन हैं वो हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि इंसेंटिवाइज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी मानसिक क्या स्थिति है, हम क्या सोचते हैं उसके बारे में। अगर हम सब ये मानते हैं कि ऑर्गन डोनेशन से बड़ा कोई दान नहीं है, हम पूरे दुनिया में दान करते रहते हैं, अगर हम ऑर्गन डोनेशन दान कर देंगे तो इससे बड़ा कोई दान नहीं। अगर हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाती है तो फिर हमें किसी भी तरह की इंसेंटिव की ज़रूरत नहीं है, फिर हम अपने आप ही जाके स्वेच्छा से ऑर्गन डोनेट करेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये अभी जारी है ये प्रक्रिया, अभी भी ये सुविधाएं मिल रही हैं? बिल्कुल, ये प्रक्रिया जो चालू हुई थी अभी भी चल रही है। और हमारे यहाँ सफदरजंग अस्पताल एक ऐसा एकमात्र अस्पताल है यहाँ पर सारा ट्रांसप्लांट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन, इसमें इंजेक्शंस कई बार लगाने पड़ते हैं जिससे ऑर्गन रिजेक्शन ना हो। वो एक इंजेक्शन 1 लाख रुपए का आता है, तो 2 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं एक पेशेंट, वो भी हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसकी सर्जरी की कॉस्ट भी हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। और इससे इम्पॉर्टेंट क्या है कि सारी उम्र जो दवाई खानी पड़ती है ट्रांसप्लांट के बाद हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ लॉन्ग दी जाती है। तो इसके लिए जो सबसे बड़ा डेटरेंट फैक्टर होता है ट्रांसप्लांट में, सबसे पहला तो फैक्टर है कि डोनर नहीं है। डोनर मिल जाए तो गरीब इंसान ट्रांसप्लांट कराया कैसे, क्योंकि बाहर प्राइवेट में 5 से 6 लाख का तो सिर्फ ट्रांसप्लांट की सर्जरी का कॉस्ट है, प्लस प्री ट्रांसप्लांट का इन्वेस्टिगेशन का खर्चा 1 लाख का आ जाता है। और सारी उम्र कम से कम 10,000 रुपये की दवाइयाँ उसको महीने की देनी पड़ती हैं। जो इंसान की कमाई 5-6 हज़ार है वो कहाँ से 10,000 रुपये की दवाई देगा। इसीलिए भारत सरकार ने ये सुविधा सफदरजंग में स्टार्ट की थी, जो कि अब 8 साल हो चुके हैं। और इसी तरह की और भी कई योजनाएं स्टेट्स में चल रही हैं जहां पर गरीबों को फ्री ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इसलिए
सरकार अपना काम कर रही है और कई एनजीओज भी इसमें हेल्प करती हैं। और मुझे लगता है कि अब हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें पैसा ना होके डोनर्स की अवेलेबिलिटी है, मुझे ऐसा लगता है। और डोनर्स अगर हमारे पास आ जाएं तो हम कई गरीबों का भला कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक दो प्रश्न आपसे मैं और पूछना चाहती हूँ, ये मैनेजमेंट और जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में, कि जैसे कि अब ये तो एस्टेब्लिश हो ही गया फैक्ट कि सबसे ज़्यादा क्रोनिक डिसीज़ के क्रोनिक किडनी के पेशेंट्स हैं और इनकी संख्या बढ़ रही है। तो क्या गवर्नमेंट जो है वो इसके बारे में कुछ और उनके इस सेंटर को सेंटर फॉर एक्सीलेंस या कुछ और बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि भारत सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि सभी डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स को स्टेट मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस सेंटर की सुविधा दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, हम उसको अपग्रेड करके सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं कई स्टेट्स में। जैसे सदन में आपने देखा, आज से 4 साल पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया था सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का और न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का। ये जो ब्लॉक इसमें हम अभी इस समय बैठे हैं, इसमें 800 बेड हैं। सारी विश्व स्तरीय सुविधाएं इस ब्लॉक में मिली हुई हैं। यहाँ पर रोबोटिक का एक स्पेशल ओटी है, जहाँ पर हम रोबोट के हेल्प से सारे कैंसर की सर्जरी करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं और तो और किडनी ट्रांसप्लांट भी करते हैं। तो ये सुविधाएं ये ध्यान में रख के दी गई थी कि एक गरीब आदमी को विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टाइज एट नो कॉस्ट, ये उनका एक मोटो था हमारे प्रधानमंत्री जी का और हेल्थ मिनिस्टर का। इसलिए ये सुविधा यहाँ पर दी गई थी और ये बड़ी कहते हुए हमें प्रसन्नता है कि 4 साल से चल रहा है और बहुत ही कामयाब रहा है। अब इसी प्रयोग को वो हर स्टेट्स में कर रहे हैं, हर स्टेट में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बन रहे हैं और वहाँ पर भी लोगों को फैसिलिटी दी जा रही हैं। जहाँ तक किडनी ट्रांसप्लांट की और सुविधा का सवाल है, तो जैसे हमारे यहाँ पर 2 डेडिकेटेड ओटीज़ ट्रांसप्लांट के लिए बनाए गए हैं और सफदरजंग में जैसे मैंने बता ही चुका हूँ कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, दवाइयाँ भी हम फ्री देते हैं। और इसी तरह के सेंटर्स और स्टेट्स में बनाए जा रहे हैं। और जितने एम्स हैं नए, जैसे ऋषिकेश वगैरह में, तो वहाँ भी ये इसी तरह की व्यवस्था है? देखिए, अब जो एम्स नए खुले हैं वहाँ पर अभी धीरे धीरे करके इस फैसिलिटी को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपको एक मैन पावर चाहिए जो कि ट्रेंड हो। डॉक्टर्स से लेकर एनेस्थेटिस्ट और जो वहाँ के नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो सब वहाँ होने चाहिए ताकि एक टीम की तरह काम कर सकें। और कई हॉस्पिटल्स में स्लोली करके वो स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसप्लांट एक्टिविटीज़। तो और अभी हेल्थ मिनिस्ट्री में एक अभी रिसेंट प्रपोजल आया था कि वो ट्रांसप्लांट मेडिसिन करके एक नई विंग खोलें हर अस्पताल में, बड़े अस्पताल में, ताकि हम ट्रांसप्लांट को एक नए आयाम तक ले जा पाएँ। और वहाँ MBBS स्टूडेंट्स को और जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनको हम शुरू से ही सिखाएं कि ट्रांसप्लांट में ये सब कुछ होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉक्टर्स हमारे ट्रांसप्लांट ट्रेनिंग में जाएं, मतलब स्पेशलाइजेशन सॉर्ट ऑफ, और हम उसको ट्रांसप्लांट को एक नए आयाम पर ले जा पाएँ। डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर्स की कमी है क्या? नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट की कमी है? देखिए, हमारा भारतवर्ष के आपको पता है आबादी इस समय 133 करोड़ है। उस आबादी के हिसाब से जो यूरोलॉजिस्ट के और नेफ्रोलॉजिस्ट की संख्या है वो डेफिनेटली उतनी नहीं, इतना होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अमेरिका और अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ में। इसीलिए सरकार ने एक और अच्छा कदम उठाया कि उन्होंने नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ाई सभी सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज़ में, चाहे वो नेफ्रोलॉजी था, चाहे यूरोलॉजी था। और उसमें MCH और DM के कोर्सेज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ाए हैं पिछले 4-5 सालों में, क्योंकि इसमें बड़ा ही एक वार लेवल पर काम हुआ था। नंबर 2, जो DNB आप समझते हैं, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, उसमें भी बड़ी सीट्स बढ़ाई गई हैं। तो आज इस समय एक कॉमन नीट एग्ज़ाम आपको पता है सरकार करा रही है, जिसमें DNB और MCH या DM कंबाइंड आप उसको काउंसलिंग करके सीट्स ले सकते हैं। तो ये एक बड़ा एक कदम था जिसकी वजह से अब हमारे देश में डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग है वो नंबर बढ़ते जा रहा है। और अगले 5 से 10 साल में आप देखेंगे शायद कि हम उस कमी को पूरा कर पाएँ जो कमी इस समय है। कम से कम 1 दशक चाहिए। मुझे लगता है कि 5 से 10 साल में हम उस कंडीशन तक आ सकते हैं जब हम बोल पाएँ कि हम आत्मनिर्भर हैं डॉक्टर्स के मामले में और हमारे पास पर्याप्त ट्रेंड मैन पावर है। डॉक्टर साहब, कुछ एस्पायरेंट्स इसलिए भी नहीं आ पाते कि उन्हें गवर्नमेंट में सीट नहीं मिलती, प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर पाते। देखिए, बिल्कुल इसके लिए भी सरकार जो है, आपको पता है नेशनल मेडिकल कमीशन सरकार ने बनाया है और
उनका ये काम है कि जो फ़ीस है मेडिकल कॉलेज, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, उनकी फ़ीस को कैसे रेगुलेट किया जाए। उसमें नए नए रूल्स आ चुके हैं, अब सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया है, और ताकि कोई मिसयूज़ ना कर पाए, कोई उसको मैनेजमेंट सीट वगैरह के नाम पे मैनिपुलेट ना कर पाए उस रूल्स को, इसके लिए स्पेशली रूल्स बनाए गए हैं। तो मेरे को लगता है कि आने वाले और कुछ सालों में ऑफ कोर्स ये दिक्कत रहती है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। सरकारी में आपको, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे ट्रेनिंग कराती है, वहाँ पर खर्चा सरकार उठा रही है, वहाँ बल्कि प्राइवेट में आपको खुद उठाना पड़ता है। तो अब क्योंकि सरकार ने नए कदम उठाए तो मुझे लगता है कि फ़ीस भी हम रेगुलेट करने वाले हैं, और आने वाले कुछ सालों में आप इसको देखेंगे कि ये कदम जो हैं जो सुधार वाले आपको दिखेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे सर्जन्स का तो एक लाइफ टाइम है, क्योंकि हाथों से काम करना है या आर्म से करना है, रोबोटिक आर्म से करना है, तो बॉडी का सही होना भी ज़रूरी है। लेकिन जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और 70 क्रॉस कर गए हैं, क्या उन लोगों को भी री एम्प्लॉय या उनको कहीं पर उनकी फैकल्टी को यूज़ करने जैसा गवर्नमेंट के माइंड में है? देखिए, गवर्नमेंट तो ऑलरेडी पॉलिसी बना के अभी गवर्नमेंट यूज़ कर रही है कि जो लोग 65 पर रिटायर हो जाते हैं उनको री एम्प्लॉय करते हैं और 70 ईयर्स तक वो काम कर सकते हैं जी। और कई ऐसे मेडिकल कॉलेज में वो प्रोफेसर्स की तरह काम भी कर रहे हैं जी। और जहाँ तक सर्जन्स की बात है, देखिए सर्जन तब तक एज़ पर एज अभी 65 ईयर ऑफ रिटायरमेंट है कोई भी सर्जन की या कोई भी डॉक्टर की जो गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं, और 65 के बाद कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पर आप 70 ईयर्स तक काम कर सकते हैं एज अ टीचर। सर्जरी करने की जो बात है वो डिपेंड करती है इंडिविजुअल आपकी कैसी हेल्थ है, आप कितना रिफ्लेक्स आपका कैसा है, वो इंडिविजुअल डिसीजन होता है। लेकिन सरकार का यही एक कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर जो ट्रेंड है, जो एक्सपीरियंस्ड है, उसको हम यूज़ कर पाएँ पेशेंट्स की केयर के लिए। जी, तो डॉक्टर साहब एक आखिरी क्वेश्चन इस डिस्कशन का, कि जो आपने ये बनाया, आप यहाँ पर 2006 से हैं ना, आप यहाँ पर साथ में आपने 2008 में हमने ज्वाइन किया था सफदरजंग अस्पताल, और 2008 से हम यहाँ पर 9 से आपने शुरू किया। तो अभी तक आप मतलब कितना आगे आ गए, आपके कितने विकास का आपका जो स्पीड है, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? और क्या नई चीज़ जोड़ी इस दौरान आपकी देखरेख में, आपके सजेशन पर यहाँ पे क्या ऐड हुआ? सफदरजंग अस्पताल आपको बहुत लोगों को नहीं पता होगा, इसको पहले अमेरिकन हॉस्पिटल बोलते थे। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, और उस समय ये अमेरिकन सोल्जर्स के लिए ट्रीटमेंट के लिए खोला गया था। और ये अस्पताल एम्स से भी पुराना है, और इनफैक्ट एक टाइम ऐसा था कि एम्स के डॉक्टर्स यहाँ ट्रेनिंग करने आते थे, क्योंकि वहाँ पर ट्रेनिंग नहीं, पेशेंट्स नहीं आते थे जी। तो ये इसका इतिहास तो बहुत पुराना है। लेकिन जो सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज, जैसे यूरोलॉजी की हम बात करें, हमारे यहाँ पर 84 में स्टार्ट हुआ था यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। लेकिन जब हमने 2008 में ज्वाइन किया था, उस समय हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी और सीमित संसाधन से काम हो रहा था। तो हमने स्लोली जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन थी और हेल्थ मिनिस्ट्री थी, उनके साथ एक कोलैबोरेशन करने की कोशिश की। और जब हमने धीरे धीरे करके इंस्ट्रूमेंट्स जो थे, जो हाई टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स, वो लाना शुरू किया यहाँ पर, तो हमने पहले यहाँ पर TURP, TURBT और ओपन सर्जरी होता था। हमने PCNL जो एक बड़ी आधुनिक टेक्निक होती है, और RIRS जो कि हम एक फ्लेक्सिबल स्कोप से स्टोन को तोड़ते हैं, लेज़र्स उसको लाए। PCNL होता है, इसमें पंक्चर करके पीछे बैक से पथरी को निकालते हैं, वो हम लेके आए। फिर हमने लेप्रोस्कोपी यहाँ स्टार्ट किया 2009 में, आधुनिक तकनीक से की होल से हम लोग सर्जरी करते थे, वो हमने स्टार्ट किया। फिर हमने 2013 में किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ पर चालू करवाया, क्योंकि हमें लगता था कि सरकारी सेटअप में ट्रांसप्लांट होना बहुत ज़रूरी है। तो इस सभी में हमारी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने और मिनिस्ट्री ने हेल्प की, और इसी जर्नी को बढ़ाते बढ़ाते फिर हमने यहाँ पर MCH चालू कराया। MCH कराने के हमारे पास अब 5 स्टूडेंट्स हर साल आते हैं, जो बड़े कहते हैं, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि टॉप 10 जो नीट होते हैं हर साल, उसमें टॉप 5 हमारे पास आते हैं। जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारे जो डिपार्टमेंट की जो एक इमेज है, वो एक इतनी अच्छी बन चुकी है कि टॉप 5 लोग हमारे पास आना चाहते हैं। और हमने फिर ट्रांसप्लांट के बाद हमारा नेक्स्ट एम था कि यहाँ पर रोबोटिक्स लाया जाए, जो हमने 4 साल पहले यहाँ पर प्रक्रिया शुरू कर दी थी, और अब ये 3 साल से यहाँ रोबोटिक सिस्टम चल रहा है। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि गवर्नमेंट पहला सेंट्रल गवर्नमेंट अस्पताल है ये देश का जहाँ पर इस रोबोटिक्स को लाया गया।
और उसके बाद उसी समय हमारा ये नया ब्लॉक ये बना, ये भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि इसके आने से अब क्या हुआ है कि पेशेंट्स को अत्याधुनिक सुविधाएं एक ही बिल्डिंग में मिल जाती हैं। और इस समय हमारा डिपार्टमेंट देश के प्रतिष्ठित डिपार्टमेंट में से माना जाता है यूरोलॉजी में। और इसीलिए क्योंकि हमारे पास इस समय मैन पावर भी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है और ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी होती है हमारे यहाँ ना सिर्फ स्टूडेंट्स की बल्कि यंग फैकल्टीज़ भी आना चाहते हैं। तो इस तरह से एक जो हमारी जर्नी रही, ये बड़ी अभी तक सुखद रही है, लेकिन हम मानते हैं कि ये तो अभी स्टार्टिंग है, हमें इसको आगे और लेके जाना है। हमने एक लाइव सर्जरी वेबकास्ट चालू किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक प्रोग्राम था, ऑनलाइन ई हेल्थ प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य था कि पूरे भारत के जो 52 टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एक ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हम दूर दूर तक एक बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग कराएं। और इसको हमने 4 साल पहले शुरू किया था। तो हमने जब मिनिस्ट्री से इस बारे में अप्रोच किया तो उन्होंने हमें सलाह दी कि आप इस तरह का कोई नया सर्जरी वाला लाइव कास्ट आप शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सर्जरी से और लोग सीख सकें। तो हमने 3D लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से स्टार्ट किया था से 4 साल पहले। हम महीने में 2 लाइव सर्जरी करके दिखाते थे, कॉम्प्लेक्स यूरोलॉजी सर्जरीज। इसको हमारे कई सारे यंगस्टर, स्टूडेंट्स, यंग यूरोलॉजिस्ट और पूरे कंट्री के अलावा 20 कंट्रीज़ लोग देखते थे। ऐसे करते करते बड़ा पॉपुलर होता गया और फिर हमने इसमें रोबोटिक सर्जरी भी दिखाना शुरू कर दिया। तो अब हम पिछले 4 सालों से चल रहा है प्रक्रिया, एक रोबोटिक सर्जरी दिखाते हैं, एक 3D लैप्रोस्कोपिक सर्जरी दिखाते हैं। और अब हमारे पास 15,000 से ज़्यादा यूरोलॉजिस्ट का डाटाबेस हो गया है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 4 सालों से। और अभी हमने हाल ही में 101 वेबकास्ट का विश्व रिकॉर्ड बनाया, जो कि किसी भी एक सिंगल सेंटर का कंटिन्यूस वेबकास्ट पिछले 4 साल से एक सिंगल सर्जन का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ये एक बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार के लिए भी, और हमें खुशी है कि ये सिर्फ शुरुआत है, अभी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जो हमने एक्सपर्टाइज एम्स में और अमेरिका में जाके सीखी, उसके लिए हमारे यंगस्टर्स को अमेरिका ना जाना पड़े। हम उनको अमेरिका ना जाते हुए भी देश में ही, अपने देश में ही वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। और इसीलिए इसी अंतर्गत हमारे पास जो फेलोशिप होता है, एक अमेरिकन बहुत बड़ी सोसाइटी है, अमेरिकन यूरोलॉजी एसोसिएशन, उसकी एक फेलोशिप का एक्रेडिशन हमारे अस्पताल को मिला है, जो कि अभी तक किसी और गवर्नमेंट कॉलेज को नहीं मिला है पूरी कंट्री में। और ये भी एक बड़ी उपलब्धता है, एक उपलब्धि है हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कि हमें वो एक्रेडिशन मिल गया है। अब हमारे लोगों को बाहर जाकर ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, जैसे हमें 2 साल के लिए जाना पड़ा था। हम उनको अपने भारतवर्ष में ही ट्रेनिंग कर सकते हैं। और जो आत्मनिर्भर भारत का सपना हमारे PM साहब दिखाते हैं, वो सपना हम पूरा कर पाएंगे अपने PM साहब के विज़न के साथ से। तो डॉक्टर साहब, ये एक तरह से अब ये फोर फ्रंट पे आपका हॉस्पिटल है। दिल्ली में तो वैसे ट्रांसप्लांट की सुविधा RML में भी होगी। देखिए, अभी इस समय दिल्ली में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इसमें सदरजंग है, RML है, एम्स है, और दिल्ली गवर्नमेंट का एक कॉलेज जो है ILBS है। इन जगह पर किडनी ट्रांसप्लांट होता है। और सब जगह फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं, सब जगह पर आपको पैसा देना पड़ता है। सिर्फ सदरजंग में ही है जहाँ पर आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अस्पताल में सुविधा दे रखी है भारत सरकार ने। और जो पेशेंट डायलिसिस में है, उनकी क्या स्थिति है? देखिए, डायलिसिस के लिए भारत सरकार, मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा काम कर रही है। हमारे यहाँ पर भी नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट को अपग्रेड किया गया है, नई मशीन्स लाई गई हैं, नए RO वाटर लगाया गया है, और डायलिसिस की मशीन्स बढ़ाई गई हैं। कोविड के दौरान भी डायलिसिस दिया गया। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक डेडिकेटेड मशीन कोविड पेशेंट के लिए रखी गई थी। और अभी क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं डायलिसिस के लिए, तो अभी हमारे यहाँ या एम्स में, RML में OPD से डायलिसिस की सुविधा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं। अभी हम इन पेशेंट, यानी जो पेशेंट एडमिट हो जाते हैं, उन्हीं को हम डायलिसिस दे सकते हैं। और ये पॉलिसी तीनों अस्पतालों में सेम है। बट मुझे लगता है कि इसलिए भारत सरकार ने जगह जगह पर और डायलिसिस सेंटर खोले हैं, ताकि जो OPD के पेशेंट हैं वहाँ जाके सब्सिडाइज रेट में या फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस करा सकें। ऐसी कोई एक आध जगह बता सकते हैं आप? देखिए, डायलिसिस सेंटर जो है अभी एक LNJP अस्पताल में भी चल रहा था, वहाँ पर मेडिसिन डिपार्टमेंट में है, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस होता है। इसके अलावा अभी आपको पता होगा, जो हमारे गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, उन्होंने हाल ही में एक अस्पताल खोला है डायलिसिस के लिए, जिसमें ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है डायलिसिस, और वहाँ जाके कोई भी पेशेंट अपना प्रिस्क्रिप्शन रखे डायलिसिस करा सकता है। ऐसी और भी कई NGOs हैं जो काम कर रही हैं।
और मुझे लगता है कि अब जैसे सरकार ने इसी ब्लॉक में, नई बिल्डिंग में, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में भी हमारे डायलिसिस मशीन बढ़ा के डबल कर दी हैं। कितनी हो गई डॉक्टर साहब? तो अभी हमारे पास 25 से ज़्यादा मशीन्स हैं। तो एक साथ 25 लोग? हाँ, अब इसको भी और आगे अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने बताया भारतवर्ष में पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं किडनी फेलियर के, इसलिए ये वार्ड लेवल पे काम चल रहा है। एक अस्पताल से काम नहीं होगा, सभी स्टेट्स में और सभी डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे ये काम कर रहे हैं। जी, थैंक यू। मित्रों, ये हैं यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, रीनल ट्रांसप्लांट प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार गुप्ता जी। आपने इनसे बहुत सारी जानकारी आपको मिली कि इस समय सफदरजंग हॉस्पिटल, यहाँ के मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कितने वार फुटिंग पे देश में इस बढ़ती बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को सार बार राहत देने के लिए काम कर रही है। आशा है इस बातचीत से पेशेंट्स को बहुत सारी जानकारी मिलेगी और आगे का रास्ता उन्हें चुनने में, गवर्नमेंट की पॉलिसी जानने में मदद मिलेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि जो लोग सफ़रर हैं उन्हें पूरी जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार।